देखिए, कल की हियरिंग के बाद हम इस केस को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। कल की जो हियरिंग थी उसमें कोर्ट ने हमें बहुत ही तसल्ली से सुना भी, और हमने दो मुद्दे जो हमारे शुरुआत से ही हैं उनको हमने दोबारा उठाया कि एक जो क्लबिंग और ट्रांसफ़र ऑफ एफआईआर का है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु से सारी एफआईआर को क्लब करके स्टेट ऑफ बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो एनएसए पूरी तरीके से जो गलत तरीके से हमारे ऊपर लगाया गया है उसको भी। मनीष कश्यप, जिसे सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल अपने एक विवादित वीडियो को लेकर के अभी फ़िलहाल जेल में बंद है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और उनके चाहने वाले भी लगातार ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप से जुड़ी क्या वो तमाम जानकारियां हैं। और सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थकों की हुजूम उमड़ पड़ी है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद से ये जानने की इच्छाएं हो रही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा, आगे क्या होगा, क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप जेल में ही रहेंगे। उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ युवा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आदित्य सिंह देसवाल। इनके देखरेख में पूरे केस को देखा जा रहा है, और इसके साथ ही इनके सहयोगी हैं रिदम अरोड़ा, जो इस केस के पूरे ड्राफ्टिंग करने के बाद मनीष कश्यप के केस को हैंडल किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि आखिरकार मनीष कश्यप के लिए न्याय किस प्रकार से लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पहली सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया तमाम प्रोसेस को पूरा करने के बाद, और बाकायदा जो कल की सुनवाई थी उसको भी अब एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, कितनी आपके लिए चुनौती लग रही है तमाम चीज़ें? देखिए, कल की हियरिंग के बाद हम इस केस को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। कल की जो हियरिंग थी उसमें कोर्ट ने हमें बहुत ही तसल्ली से सुना भी, और हमने दो मुद्दे जो हमारे शुरुआत से ही हैं उनको हमने दोबारा उठाया कि एक जो क्लबिंग और ट्रांसफ़र ऑफ एफआईआर का है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु से सारी एफआईआर को क्लब करके स्टेट ऑफ बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो एनएसए पूरी तरीके से जो गलत तरीके से हमारे ऊपर लगाया गया है उसको भी क्वॉश कर दिया जाए, को हटा दिया जाए। तो एनएसए के ऊपर स्पेशली कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु से जवाब मांगा कि आप इसमें हमें एक लिखित में जवाब लिख के दीजिए कि आपका स्पेसिफिक एनएसए के ऊपर क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहते हैं। हालांकि उनका जो रिप्लाई है हमारी रिट पिटिशन के ऊपर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे आ गया है, बट एनएसए के ऊपर कोर्ट ने दोबारा से उनसे जवाब मांगा है। तो एनएसए के ऊपर अभी अपना लिखित रिप्लाई फाइल करेंगे, और उसके बाद ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि अगली तारीख जो कि इसमें 28 अप्रैल है उसमें कुछ ना कुछ एक अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे विषय पर आ जाएगा। आखिर कोर्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें क्या चला, आप किस तरह से अपने पक्ष को रख रहे थे मनीष कश्यप के लिए, और जो उनके अगेंस्ट में जो वकील है उनका क्या कहना था, तमाम चीज़ों को हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी इसको जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, क्योंकि जो पूरा जो विषय है इस याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें विषय जो मूल विषय है वो है क्लबिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ एफआईआर। तो जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जितने भी एफआईआर हैं अलग अलग कंटेंट के ऊपर, अलग अलग कंटेंट जो मनीष कश्यप की तरफ से कथित रूप से जो पोस्ट किया गया, क्योंकि ये अलग अलग कंटेंट है इसमें, इसलिए अलग अलग एफआईआर की जानी चाहिए थी, और उसी के को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में अलग अलग एफआईआर इसमें की गई। लेकिन हमारा कोर्ट के समक्ष ये कहना था कि ये जितना भी कंटेंट जिसको बताया जा रहा है कि कथित रूप से अलग अलग दिनों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मनीष कश्यप द्वारा पोस्ट किया गया, ये पहले से ही विचाराधीन था एफआईआर नंबर 3 में, जो कि पहली एफआईआर इस पूरे मामले में बिहार में जो पटना में जो हो चुकी थी, उस पहली एफआईआर में ये सारे विषय विचाराधीन थे। और इसी वजह से अगर कोई आगे इस तरह की कोई जानकारी पुलिस को मिली कि आगे भी इस तरह की और पोस्ट कथित रूप से मनीष कश्यप के द्वारा किए गए, तो उनको एफआईआर नंबर 3 में ही जोड़ के उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी, ना कि परेशान करने की दृष्टि से अलग अलग स्टेट में अलग अलग एफआईआर उनके खिलाफ की गई, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आपने बड़ी बात कही है, परेशान करने की बात कही है, आपको क्या लगता है कौन परेशान कर रहा है आपके क्लाइंट को? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन परेशान कर रहा है, इस बारे में हमें भी कोई जानकारी नहीं है कि कौन इसके पीछे परेशान कर रहा है या इसके पीछे क्या मूल भावना हो सकती है। लेकिन सारे केस के फैक्ट्स को देखते हुए
तो हमें यही लगता है कि ये जितनी भी एफआईआर की गई हैं, अलग अलग राज्यों में जाके एफआईआर की गई, सेम चीज़ के ऊपर मल्टीपल एफआईआर की गई, तो ये इन सब चीज़ों को अगर हम प्रथम दृष्टया देखें तो इससे यही प्रतीत होता है कि ये परेशान करने की दृष्टि से की गई हैं। एक ऐसे एफआईआर एक ऐसे राज्य में एफआईआर किया जाना जहाँ पे हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर भी है, वो भी यही दर्शाता है कि हमें एक तरीके से परेशान करने के लिए, मनीष कश्यप जी को परेशान करने के लिए ये एफआईआर की गई हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और क्या तमाम चीज़ें वहाँ पे चला, कहा जा रहा है कि एनएसए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है और ये कहा है कि प्रतिशोध क्यों, एनएसए क्यों? देखिए, कुछ ऐसा हुआ? जी, प्रतिशोध का तो मैं नहीं कह सकता, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु से ये स्पेसिफिक जवाब ज़रूर मांगा है कि एनएसए के ऊपर आपका क्या कहना है। जब कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हुई तो माननीय चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी ने भी उनसे पूछा कि वाई दिस एनएसए, इस केस में एनएसए की क्या ज़रूरत है। तो अभी वो लिखित में जवाब देंगे तो पता पड़ेगा, लेकिन हमारा इसमें स्टैंड शुरुआत से यही है कि एनएसए उन सब लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और अगर बाहर रहेंगे तो वो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के बाद कुछ ना कुछ साजिश देश के खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए इस कानून की धाराएं उनके ऊपर लगाई जाती हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा कोई जुर्म किया नहीं है, और इसमें ध्यान देने पूर्ण बात यह है कि जिस तारीख पे मनीष कश्यप के ऊपर ये एनएसए लगाया गया है, उस तारीख पे मनीष कश्यप ऑलरेडी कस्टडी में थे। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी कस्टडी में है तो वो क्या साजिश रच सकता है, जेल में रहने के दौरान देश के खिलाफ क्या साजिश रच सकता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय विचार करेगा और फैसला सुनाएगा। उन पे तो आरोप ये है कि उन्होंने 2 राज्यों को लड़वाने का काम किया है बाकायदा। अब तो बिहार सरकार उन्हें पत्रकार भी नहीं मान रही है। उनका कहना है कि मनीष कश्यप एक राजनेता है, चुनाव भी लड़ चुका था, 60 लाख से अधिक इसके फॉलोअर्स हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें अब चल के आ रही है, पहले तो आप एक पत्रकार के तौर पर उनके लिए आवाज़ उठाना चाह रहे होंगे मनीष कश्यप के लिए, लेकिन अब उनको एक पॉलिटिकल लीडर से जोड़ दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि एक नेता के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए, ये मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो आप ये देखिए कि ऐसा कहीं पे कोई कानून नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो पत्रकार है वो अगर उसको लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, या अगर कोई राजनेता है और जिसका मूल पेशा पत्रकारिता का है तो वो पत्रकारिता करना छोड़ देगा। और जितना भी ये जो कंटेंट है जिसकी वजह से ये सारी एफआईआर हुई हैं, अगर आप इनको देखेंगे, अगर आप मनीष कश्यप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्रोफाइल्स को अगर आप उठा के देखेंगे तो कहीं पे भी उन्होंने राजनीतिक बात तो की नहीं है। उन्होंने एक मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे के ऊपर किसी को परेशानी हो सकती है, वो उस मुद्दे से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। बट उस कंटेंट को उठाकर उसके इतनी सारी एफआईआर कर देना, उनके ऊपर एनएसए लगा देना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है। एक मेन वीडियो पटना में जो शूट हुआ था, जिसको कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने षड्यंत्र करके उन तमाम वीडियो को बनाया और अपने ट्विटर हैंडल से उसको शेयर किया, जो कि बाद में पता चला कि वह वीडियो फर्जी था। आखिर उसको लेकर के क्या चीज़ें आप कहेंगे? देखिए, अब क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मनीष कश्यप द्वारा पोस्टेड कंटेंट हो, मेरा आप लोगों से आग्रह ये रहेगा कि क्योंकि अभी ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के समक्ष अभी पेंडिंग है, और तो इसलिए अभी इन सब चीज़ों के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय पहले से ही विचाराधीन हो तो उस पर हम बाहर से टिप्पणी करें, ये ठीक नहीं है। 28 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 28 तारीख का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और एक बारी न्यायालय इन सब चीज़ों के ऊपर अपना ओपिनियन बना ले और एक फ़ैसला सुना दे, तो उसके बारे में इस बारे में बात की जा सकती है। 28 तारीख आपने कहा नज़दीक है, क्या लग रहा है, एनएसए हटाया जा सकता है आपके अनुसार? देखिए, हमारा तो शुरुआत से ही ये एक स्टैंड है, आग्रह है कोर्ट से कि इस तरह का कोई अपराध मनीष कश्यप ने किया नहीं है, इस तरह की गतिविधियों में मनीष कश्यप कभी इन्वॉल्व नहीं रहे हैं कि जिससे उनके ऊपर इस प्रकार का कठोर कानून की धाराएं उनके ऊपर लगाई जाएं। तो हमारा शुरुआत से ही कोर्ट से आग्रह यह है कि ये एनएसए ख़त्म हो जाना चाहिए और मनीष कश्यप के ऊपर ये कठोर प्रावधान हट जाने चाहिए। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली तारीख आ रही है उस पर हमें डेफिनेटली ये रिलीफ कोर्ट से मिलेगा। केस क्लबिंग करने की भी आप लोगों ने मांग की है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मनीष?
देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि इस तरह के केसेस को में परेशान करने की दृष्टि नज़र आती है मनीष कश्यप जी को। तो अगर एक ही चीज़ के ऊपर, क्योंकि कानून बहुत ही साफ है इस पॉइंट पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी के केस में, नुपुर शर्मा के केस में और भी नाविका कुमार के केस में ऐसी जजमेंट्स दी हैं कि जहाँ पर एक ही विषय के ऊपर जब कई सारी एफआईआर हो जाएं तो ये लीगली भी ठीक नहीं है कि एक ही विषय के ऊपर कई एफआईआर हो जाएं और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जगहों पे चलती रहें। उसके पीछे कारण ये है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो एक ही विषय के ऊपर अलग अलग जगह पे जाके उसको बेल लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करना पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कभी अगर ऐसा हो जाए, ऐसी एक स्थिति बन जाए, तो उन सब एफआईआर्स को क्लब करके एक जगह पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जिससे उन सारे विषयों की तहकीकात अच्छे तरीके से हो सके और जो वहाँ की कोर्ट है वो उस पर फैसला सुनाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के खबर चलाने से पहले भी कई अखबारों में ये छपा तमिलनाडु का पूरा प्रकरण, और कई नेताओं ने भी इसको ट्वीट किया। बाकायदा प्रशांत किशोर जो बिहार के अच्छे राजनीतिक माने जाते हैं और दरअसल पॉलिटिकल एनालिसिस भी उनकी काफ़ी स्ट्रांग है, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को यह चैलेंज किया कि तमिलनाडु में हत्या हुई है, अगर हिम्मत है तो सरकार हम पे केस करे। तो क्या ये तमाम चीज़ें आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से मनीष कश्यप से पहले भी लोगों ने यह कहा है, एक और बिहार सरकार कह रही है कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप की वजह से हिंसा हुई, उधर तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि ऐसा कोई बात नहीं है, यह पूरी बात फर्जी है। तो ये तमाम जो दो चीज़ें चल रही है, बिहार सरकार के अनुसार तमिलनाडु में हिंसा हुई है, तमिलनाडु सरकार के अनुसार बिहार के मजदूरों के साथ किसी तरह से मारपीट नहीं किया गया है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे चलेगा? देखिए, उन लोगों का तो मुझे पता नहीं जिनके नाम अभी आपने लिए, लेकिन हाँ, ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि मनीष कश्यप जब ये कथित रूप से जो ये कंटेंट जो वो जब पोस्ट कर रहे थे, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें चल रही थी, उन मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों को रेफ़र करते हुए वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहीं पे भी अपनी तरफ से कोई चीज़ें बनाकर या मैन्युफैक्चर करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नहीं प्रस्तुत करी। उन्होंने उन सब चीज़ों को रेफ़र करते हुए बात करी कि ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल्स में आ रही हैं और जो भी इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन सब चीज़ों, चाहे वो तमिलनाडु में है या बिहार में है, उनको इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो विषय है, ये जो पॉइंट है, मुद्दा है, ये हम डेफिनेटली 28 तारीख को कोर्ट के सामने रखेंगे कि हमने कोई अलग से अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी पेश नहीं करी है। जो पहले से ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नेशनल मीडिया के माध्यम से अवेलेबल थी, हमने सिर्फ उन्हीं को रेफ़र किया और उन्हीं के बारे में हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने विचार रखे। ये सर, एक छोटा सा सवाल यह है कि एक पत्रकार होकर के मनीष कश्यप ने 180 दिन के भीतर सरकार गिराने की बात कही तेजस्वी यादव को लेकर, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? और देखिए, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कब इस तरह की बात बोली, और अगर उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसका इस जो याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और मुझे इस बारे में कोई, इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मनीष कश्यप के फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कब बाहर आएंगे? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, हम लोगों को पूरी आशा है, पूरी आस्था है कोर्ट में, और जल्दी ही इसमें फ़ैसला हमारे फेवर में आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और उनके समर्थकों से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य और रखें और जल्द ही मनीष कश्यप उन लोगों के बीच में होंगे जिस प्रकार से वो पहले अपनी बुलंद तरीके से आवाज़ रखते थे, उसी तरीके से बुलंद तरीके से अपनी आवाज़। इसको पूरा उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा फ़ैसला हमारे फेवर में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मनीष कश्यप के केस को देख रहे हैं और दरअसल युवा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी पूरी टीम मनीष कश्यप केस को न्यायालय के समक्ष देख रही है, और ये मनीष कश्यप के लिए न्याय की लड़ाई में साथ देने के लिए लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें हम जानने का प्रयास कर रहे थे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आगे क्या हो सकता है। बहरहाल तब तक के लिए शुक्रिया।